अच्छा जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑटम 2021 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक डिसीजन मेकिंग का सवाल है। सवाल पढ़ते हैं। सवाल कहता है, सवाल को अगर हम रीड करते हैं, एक मिनट। हाँ जी, तो सवाल में लिखा हुआ है भाई, येलो लिमिटेड वाईएल इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ 3 प्रोडक्ट्स दैट आर अल्फा, बीटा एंड गामा। एक कंपनी है, वो 3 प्रोडक्ट्स बेचती है। वायल हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर एन ओवरसीज कस्टमर फॉर 3000, 4000 एंड 1000 kilograms of alpha, beta and gamma respectively. This order represents 25% of total demand for each of the 3 products. The management has decided to consider this order as high priority as it is expected that repeated orders will be received if the customer is fully satisfied. Therefore, this order will be fulfilled before any other order. यानी कि ये 3 हाई प्रायोरिटी ऑर्डर्स हैं। हम पहले कोशिश करेंगे कि ये ऑर्डर्स जो है ना, ये हम पूरे करें और फिर आगे बढ़ें। The per unit details of sales price, cost, direct labor hours required for each product are given below. Alpha, beta and gamma selling prices दी हुई हैं तीनों की। उसके बाद स्पेशलाइज्ड केमिकल जो इन पर यूज़ होगा, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स की अमाउंट और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट, जिसमें से 30% वेरिएबल है, डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, और नीचे लिखा हुआ है फिक्स कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड डिमांड। ठीक है, फिर जनाब कुछ और इन्फॉर्मेशन है। सवाल की मेन रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। सवाल की मेन रिक्वायरमेंट है, रिकमेंड वेदर वाईएल शुड कंटिन्यू मैन्युफैक्चरिंग इन द एग्जिस्टिंग कंट्री और स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम कंट्री एक्स। योर रिकमेंडेशन शुड बी बेस्ड ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन शेड्यूल्स। 15 मार्क्स, यानी कि वाई जो है वो वाईएल कहाँ पर प्रोडक्शन करे। डिस्कस दी नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स दी मैनेजमेंट विल नीड टू कंसिडर बिफोर डिसाइडिंग टू सब कॉन्ट्रैक्ट दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। 4 मार्क्स। चलें जी, देखते हैं कि सवाल में क्या लिखा हुआ है। लिखते हैं, ईच प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ स्पेशलाइज्ड इंपोर्टेड केमिकल। YL has been allowed to import that chemical maximum to rupees 70 million per annum। यानी कि YL जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 70 मिलियन का केमिकल इंपोर्ट करेगा। The management of YL is concerned over restrictions on import of a specialized chemical in the existing country of operation as any shortfall to meet demand cannot be fulfilled। जो YL की मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस बात से कि जो इंपोर्ट है उस पर बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है और उसकी वजह से जो है वो डिमांड पूरी हो नहीं पाती। One of the proposals is to shut down the existing plant and start manufacturing in country X। एक प्रपोजल ये आया है कि जहाँ पर अभी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो प्लांट बंद कर दें और हम जो है वो कंट्री एक्स में जाकर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें। Following information is relevant if YL considers to start manufacturing in country X। अगर मैं कंट्री X में जाकर चीज़ें बनाऊंगा तो ये कुछ बातें हैं जो हमारे सामने हैं। नंबर 1, देयर इज़ नो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन रिक्वायर्ड केमिकल। यानी कि वो जो रिस्ट्रिक्शन थी ना आपके पास कि आप लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को इंपोर्ट कर सकते हो, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। Number 2, direct labor hours required for manufacturing YL's products are in short supply and available up to 100,000 hours only। लेकिन जो लेबर आवर्स हैं वो शॉर्ट सप्लाई में होंगे और वो 1 लाख आवर्स होंगे सिर्फ और सिर्फ। Number 3, any shortfall in the units can be met by subcontracting to an outside supplier। अगर कोई शॉर्टफॉल होगा, यूनिट्स की डिमांड आप पूरी नहीं कर सकोगे तो वो एक सप्लायर से आप पूरी कर लोगे। The cost of buying each finished product of alpha, beta and gamma will be equivalent to 5,000, 4,500 and 7,500 respectively. However, the order considered as high priority will be manufactured by YL itself। लेकिन वो जो ऑर्डर जिसकी शुरू में बात करी थी वो YL खुद ही बनाएगा। All other information unless otherwise specified will remain the same for country X। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन ऊपर दी हुई है वो कंट्री एक्स में भी वही होगी जो अभी आपकी करंट है। YL operates a just-in-time JIT system and has no inventories of chemical or finished goods। YL just-in-time इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ करता है। इसका मतलब ये है कि जब कोई इन्वेंट्री चाहिए होती है तभी वो कोई इन्वेंट्री परचेज़ करता है, अदरवाइज़ वो परचेज़ नहीं करता है। और
कंपनी के पास जो है वो केमिकल की या फिनिश गुड्स की किसी किस्म की कोई भी इन्वेंट्री मौजूद नहीं है। तो ये दिखने को तो शायद आसान लग रहा हो, लेकिन ये एक बड़ा ही मुश्किल तरीन सवाल नज़र आ रहा है मुझे, मेरे हिसाब से। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, एक एक कर कर कुछ कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमें जो है वो इसको सॉल्व करना है। हम देखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि भाई क्या करना चाहिए। ठीक है, एक नज़र आपने इस सवाल को आगे बढ़ने से पहले लाजमी तौर पर रीड करना है, बल्कि एक नहीं 2-3 बार रीड करना। तो आप रीड करें, मैं आप लोगों को 30 सेकेंड्स देता हूँ, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। बड़ा अच्छा सवाल है। चलिए कुछ सिंपल सी वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं। वैसे सिंपल सी वर्किंग में हम एक काम करते हैं, पहले तो हेडिंग डाल देते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है ना, ये 3 चीज़ें हैं ना, अल्फ़ा, बीटा, गामा। अच्छा, सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं कि हम जो है इनकी टोटल डिमांड ढूंढ लेते हैं, यानी कि इन प्रोडक्ट्स की टोटल डिमांड कितनी है। सर कैसे ढूंढेंगे? देखो, उसने बोला है कि हमारे पास एक स्पेशल ऑर्डर आया है 3000 अल्फ़ा का। हमारे पास एक स्पेशल ऑर्डर आया है और वो ऑर्डर है 3000 अल्फ़ा का। सही है ना? और ये टोटल डिमांड का 25% है, तो आप 25 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई कर कर इसको ग्रॉसअप कर दो। इसी तरह से बीटा की अगर बात करते हैं तो हमारे पास 4000 बीटा का जो ऑर्डर आया है वो टोटल डिमांड का 25% है, तो 25 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। और इसी तरह से गामा जो है उसका आपके पास 1000 यूनिट्स का ऑर्डर आया है, तो आप उसको 1000 को 25 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि तीनों को आप जो है वो एक तरह से ग्रॉसअप कर दो। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो टोटल डिमांड है इन यूनिट्स की वो स्पेसिफिकली कितनी बनती है। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा की हमने जो है वो डिमांड निकाल ली कि भाई अल्फ़ा कितना, बीटा कितना और गामा कितना, इन टोटल जो है, इन टोटल जो आपकी डिमांड है ना वो क्या है। फिर हम एक और वर्किंग ये कर सकते हैं कि हम ये देखें कि यार देखिए, दो बातें ना, या तो हम अपनी कंट्री में ऑपरेट करें या फिर हम कंट्री एक्स चले जाएं। हम पहले अपनी कंट्री का देखते हैं। हमारी कंट्री में अगर हम ये अल्फ़ा या बीटा या गामा बेचते हैं तो हमें आखिर कंट्रीब्यूशन कितनी मिलती है। अच्छा, मैं कुछ वर्किंग्स जो है ना वो डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप ज़रा अपने पास जब आईकेप में आंसर दीजिएगा तो देखें ये सवाल आपके पास 19 मार्क्स का है, तो आप हर वर्किंग डिटेल में दीजिएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कर रहा हूँ एक लाइन में। आप सेलिंग प्राइस लिखोगे और फिर सारी वेरिएबल कॉस्ट लिखकर माइनस कर कर और उसको दिखाओगे कि भाई ये वैल्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की इस तरह से आई। बहरहाल मुझे तो आप लोगों को चीज़ें समझानी है तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर सकता हूँ। तो देखें, आपके पास अल्फ़ा की जो सेलिंग प्राइस है वो 10,000 है। इसमें से आप इसकी सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो। 2500 रुपये की एक वेरिएबल कॉस्ट है स्पेशलाइज केमिकल। दूसरी आपकी डायरेक्ट लेबर की वेरिएबल कॉस्ट है 1250। तीसरी आपकी जो वेरिएबल प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो 250 है। चौथी आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो गालिबन सेलिंग एंड एडमिन की होगी, और सेलिंग एंड एडमिन की वेरिएबल कॉस्ट आप स्क्रीन पे देखो तो लिखा हुआ है कि अल्फ़ा की टोटल 250 है और उसमें से 30% जो है वो वेरिएबल है, तो 250 इंटू 30%, 5925 की कंट्रीब्यूशन है। बीटा पे भी यही काम करते हैं। बीटा की सेलिंग प्राइस लोकली यहाँ पर 9000 नज़र आ रही है। 1800 रुपये का स्पेशलाइज्ड मटेरियल लगेगा, 2000 रुपये लेबर लेंगे, ये भी वेरिएबल है, 200 रुपये वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, और सेलिंग एंड एडमिन के जो 200 रुपये लिखे हुए हैं उसमें से 30% जो है वो वेरिएबल है, तो 4940 आता है। फिर हम गामा की बात करते हैं। गामा की जो सेलिंग प्राइस है 12500 है। गामा जो है उसके स्पेशलाइज केमिकल जो है वो 3500 है। गामा पर डायरेक्ट लेबर जो है वो 1500 है। गामा की वेरिएबल प्रोडक्शन की कॉस्ट 500 है। गामा जो है उसकी सेलिंग एंड एडमिन की कॉस्ट 300 का 30%, तो ये 6910 आता है। ठीक है, ये आपने क्या किया, ये आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल ली, ये आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल ली हर तरह के यूनिट के लिए। सही है।
यानी कि अगर मैं ख़ुद मैन्युफैक्चरिंग करूँगा तो जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जनरेट होगी वो मैंने यहाँ पर लिख दी। अब देखें, अगर आप लोकली चीज़ बनाओगे ना तो आपका लिमिटिंग फैक्टर जो है ना वो केमिकल होगा। देखिए यहाँ लिखा है ना, ईच प्रोडक्ट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड इंपोर्टेड केमिकल, वाईएल हैज़ बीन अलाउड टू इम्पोर्ट द केमिकल मैक्सिमम टू 70 मिलियन पर एनम। देखो, अगर आप लोकल प्रोडक्शन करते हो ना तो आपका जो लिमिटिंग फैक्टर है वो वाला केमिकल है जो आप 70 मिलियन का मैक्सिमम ख़रीद सकते हो। अच्छा, वो लिमिटिंग फैक्टर क्यों है सर? वो लिमिटिंग फैक्टर इसलिए क्योंकि बेटा अगर आपने कंप्लीट डिमांड फुलफ़िल करनी हो ना तो टोटल जो आपको केमिकल की ज़रूरत है वो कितनी होगी। देखिए, आप 12,000 अल्फ़ा की डिमांड है, ठीक है ना, और एक अल्फ़ा पे स्पेशलाइज केमिकल 2500 का लगता है, प्लस 16,000 बीटा की डिमांड है और एक बीटा पे 1800 रुपये का केमिकल लगता है, प्लस 4000 गामा की डिमांड है और एक गामा पर 3500 रुपये का केमिकल लगता है, यानी कि 72.8 मिलियन का केमिकल जो है उसकी ज़रूरत है। लेकिन आप अगर अपनी कंट्री में ऑपरेट करोगे तो आपके पास 70 मिलियन का मैक्सिमम केमिकल होगा। तो अब हमें केमिकल की जो कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, उससे हम कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट आप बहुत बार पढ़ चुके हो। फॉर एग्जांपल, अल्फ़ा जो है उससे आने वाली कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय उस पर लगने वाला केमिकल यानी कि 2500। इसी तरह से बीटा की कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय बीटा पर लगने वाला केमिकल यानी कि 1800। इसी तरह से गामा की कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय गामा में लगने वाला केमिकल यानी कि 3500। देखिए, आप जब अपना सवाल सॉल्व करेंगे तो बेटा फॉर्मेटिंग का थोड़ा ख्याल रखिएगा। यहाँ पर मुझे तो जल्दी आप लोगों को जो है वो कम से कम टाइम में इस लेक्चर को आप लोगों को शो करना है, तो इसीलिए मैं फॉर्मेटिंग का ख़ास ख्याल नहीं रख रहा। लेकिन आप लोग जो है वो स्टेप्स जो है वो हर स्टेप जो है वो दिखाओगे। मैं काफ़ी चीज़ें डायरेक्ट कर रहा हूँ, सच एज आप इधर जो है एक लाइन में दिखाओगे कि केमिकल कितना यूज़ हो रहा होगा, फिर दूसरी लाइन में दिखाओगे कि कंट्रीब्यूशन पर केमिकल की कॉस्ट कितनी होगी। फिर हम रैंकिंग करते थे, आप लोगों को याद होगा। तो इनमें से जो रैंकिंग आ रही है वो फर्स्ट आ रही है हमारी बीटा की, सेकंड आ रही है हमारी अल्फ़ा की, और थर्ड रैंकिंग हमारी आ रही है गामा की। यानी कि अगर मैं लोकली चीज़ें बनाता हूँ ना तो इस रैंकिंग के हिसाब से मुझे चीज़ें बनानी चाहिए। अच्छा, तो अगर मैं लोकली चीज़ें बनाता हूँ और मेरे पास टोटल जो है वो 70 मिलियन का केमिकल अवेलेबल है, और मुझे सबसे पहले क्या बनाना चाहिए? सबसे पहले मुझे बीटा बनाना चाहिए, ये हमने तय कर लिया। तो सबसे पहले अगर मैं बीटा बनाऊंगा तो बीटा के एक यूनिट पर 1800 रुपये का केमिकल लगता है, ठीक है। बीटा के एक यूनिट पर 1800 रुपये का केमिकल लगता है। हाँ, एक और बात, पहले तो आपने वो क्या कहते हैं, हाई प्रायोरिटी ऑर्डर फुलफिल करना है ना। हाई प्रायोरिटी ऑर्डर के लिए आप अल्फ़ा कितने बनाओगे? 3000, और उस पर केमिकल कितना लग जाएगा? 2500 के हिसाब से 3000 इंटू 2500 केमिकल लग जाएगा अल्फ़ा पर, ठीक है। जब आप हाई प्रायोरिटी ऑर्डर पूरा करोगे तो हाई प्रायोरिटी ऑर्डर पूरा करने के लिए अल्फ़ा बनाओगे 3000 और उस पर 2500 के हिसाब से केमिकल लगेगा। हाई प्रायोरिटी ऑर्डर पर आप 4000 बीटा बनाओगे और एक बीटा पर 1800 रुपये का केमिकल लगेगा। हाई प्रायोरिटी ऑर्डर पूरा करोगे तो उस पर 1000 गामा के पे केमिकल लगेगा 3500 के हिसाब से। तो ये तो वो केमिकल है जो आप हाई प्रायोरिटी ऑर्डर पर इस्तेमाल कर लोगे। और हाई प्रायोरिटी ऑर्डर के जब आप 3000 अल्फ़ा बनाओगे तो वो आपको 5925 के हिसाब से कंट्रीब्यूशन देगा, प्लस हाई प्रायोरिटी ऑर्डर पर आप 4000 बीटा बनाओगे, हर बीटा आपको 4940 की कंट्रीब्यूशन देगा, प्लस हाई प्रायोरिटी ऑर्डर पर आप 1000 गामा बनाओगे, हर गामा आपको 6910 की कंट्रीब्यूशन देगा। तो 44.445 ये आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगी हाई प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से। उसके बाद आपके पास जो केमिकल बच जाएगा वो 51.8 मिलियन है, वो आप जो मेंशन्ड प्रायोरिटीज़ हैं उस पर इस्तेमाल करोगे। यानी कि फिर आप जो है वो बीटा बनाओगे क्योंकि उसकी रैंकिंग फर्स्ट है। अच्छा, बीटा के 16000 में से 4000 यूनिट्स जो थे वो तो हाई प्रायोरिटी वाले थे, वो आप बनाकर दे चुके हो, तो मज़ीद आप 12000 बनाओगे और हर किसी पर 1800 का केमिकल लगेगा, ठीक है। और ये 12000 यूनिट्स आपको कितनी कंट्रीब्यूशन जनरेट कर देंगे? 4940 के हिसाब से 59.28 मिलियन। इसी तरह से फिर आप
बच कितना गया केमिकल ये देखोगे। ये वर्किंग मैं थोड़ी सी तेज़ कर रहा हूँ क्योंकि बेसिक लेक्चर्स में हम पोर्टल पर ये डिस्कस कर चुके हैं। फिर आप अल्फ़ा पर जाओगे। अच्छा, अल्फ़ा की टोटल डिमांड 12,000 यूनिट्स थी, जिसमें से 3,000 यूनिट्स आप ऑलरेडी बना चुके हो। तो अगर आप 3,000 यूनिट्स ऑलरेडी बना चुके हो तो आप 9,000 और यूनिट्स बनाओगे, और जब आप 9,000 और यूनिट्स मज़ीद बनाओगे, मज़ीद 9,000 यूनिट्स बनाओगे, तो उस पर आपके पास जो है वो 2,500 रुपये के हिसाब से जो है वो केमिकल लग रहा होगा। और अब आपके पास 7.7 मिलियन का केमिकल बच जाएगा। देखिए मैं वापस से ये दिखा दूँ, 9,000 यूनिट्स पर 2,500 रुपये के हिसाब से केमिकल लगेगा, और ये 9,000 यूनिट्स आपको कमा कर दे रहे होंगे 5925 के हिसाब से कंट्रीब्यूशन। फिर ये केमिकल बच गया फाइनली। फिर आप बनाओगे गामा। अब 7.7 मिलियन में कितना गामा बनाया जा सकता है ये देख लेते हैं। देखिए 7.7 मिलियन है ना, 7.7 मिलियन है, और एक गामा पे 3500 का केमिकल लगता है, तो ये 2200 बन रहा है। यानी कि फिर आप बना लोगे 2200 गामा, हर गामा पर 3500 का केमिकल लगेगा, और फिर केमिकल हो जाएगा ख़त्म। ठीक है ना। तो ये वाले 2200 गामा जो हैं वो आपको कमा कर दे रहे हैं, हर गामा कंट्रीब्यूशन कमा कर दे रहा है 6910 की, और इस तरह से आपकी जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगी ना वो 172,252,000 बन रही है। इसकी वर्किंग ज़रा आप आईकेप के उससे देखिएगा, मतलब कि जो चार्ट बनाना है जिस तरह से हम नॉर्मली वर्किंग करते हैं, मैंने तो अभी चीज़ों को जल्दी ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रेस किया है। तो देखिए अगर मैं लोकल प्रोडक्शन करता हूँ तो जो मटेरियल है वो मैं 70 मिलियन का मैक्सिमम इंपोर्ट कर सकता हूँ, और उस हिसाब से मेरी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मैं इतनी अचीव कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, डिमांड कौन सी पूरी नहीं हो रही? गामा की डिमांड पूरी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि देखो आपने 4,000 में से 1,000 यूनिट्स जो है हाई प्रायोरिटी वाले वो बना दिए, और फिर आपने यहाँ पर 2200 मजीद बनाया, तो 800 गामा बनने से रह गए। 800 गामा बनने से रह गए क्योंकि आपके पास 800 इंटू 3500 यानी कि 2.8 मिलियन का, इन दोनों का डिफरेंस भी आप देखें तो सेम आ रहा है, 2.8 मिलियन का केमिकल जो है वो कम था। ठीक है। तो ये आपकी कंट्रीब्यूशन अचीव होगी अगर आप लोकल प्रोडक्शन पर जाते हो। लोकल प्रोडक्शन पर जाते हो ये रैंकिंग होगी। ठीक है ना। ये सारा वो काम है जो लोकल प्रोडक्शन के हिसाब से आप अचीव कर सकते हो। ये एक बात हो गई। अच्छा, अब हम दूसरा काम क्या कर सकते हैं? दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हम जो है वो कंट्री एक्स चले जाएं। तो कंट्री एक्स जाने से क्या होगा? कंट्री एक्स जाने से ये होगा कि ये जो हमारे पास मटेरियल पर एक लिमिटेशन थी कि आप 70 मिलियन का मटेरियल ही सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट कर सकते हो, वो रिस्ट्रिक्शन अब नहीं रहेगी। फिर क्या होगा सर? फिर ये होगा कि आपकी जो रिस्ट्रिक्शन है ना वो चेंज हो जाएगी। अब आपकी जो रिस्ट्रिक्शन होगी वो होगी आपकी लेबर के आवर्स, 1 लाख लेबर के आवर्स। अच्छा, अब यहाँ से जो सवाल है ना वो एक दूसरा रुख लेता है। उसे लिखा हुआ था पॉइंट 3 में, एनी शॉर्टफॉल इन द यूनिट्स कैन बी मेड बाय सब कॉन्ट्रैक्टिंग टू एन आउटसाइड सप्लायर। यानी कि अगर कभी ऐसा होगा कि आप जो है वो कोई पर्टिकुलर यूनिट खुद नहीं बना सकोगे क्योंकि लेबर शॉर्ट सप्लाई में है, तो आप उसको बाहर से बाय कर लोगे, यानी कि ख़रीद लोगे। यानी कि पहले तो ये लिमिटिंग फैक्टर और कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर और रैंकिंग और इस सवाल पर हम खेल रहे थे, लेकिन अब सवाल ने रुख बदला और सवाल मेक और बाई डिसीजन पे ले गया। सवाल ने कहा कि तुम या तो ये कर लो, ठीक है ना, अपनी कंट्री में बनाओ, अपनी कंट्री में बनाओगे तो ये सारा होगा मामला, या फिर तुम जो है वो कंट्री एक्स चले जाओ। फिर सवाल ने ये बोला कि कंट्री एक्स जाओगे तो लिमिटिंग फैक्टर जो है वो लेबर होगा, मटीरियल नहीं होगा। लेकिन सवाल ने ये भी बोल दिया कि हाँ, उस कंट्री में ये फ़ायदा है कि अगर तुम कोई चीज़ खुद नहीं बना सकोगे तो तुम वो बाहर से ख़रीद लेना, सप्लायर से ख़रीद लेना। तो अब हम ये देखते हैं कि यार अगर मैं बाहर से चीज़ ख़रीदूँगा तो मेरी कंट्रीब्यूशन क्या होगी। ठीक है ना। अल्फ़ा बीटा गामा 3 चीज़ें ही हैं। मैं यहाँ पर वापस से अल्फ़ा बीटा और गामा लिख देता हूँ और इनको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ठीक है ना। एनी शॉर्टफॉल यहाँ से पढ़ता हूँ, एनी शॉर्टफॉल इन द यूनिट्स कैन बी मेड बाय सब कॉन्ट्रैक्टर टू एन आउटसाइड सप्लायर। द कॉस्ट ऑफ बाइंग ईच फिनिश गुड product of alpha, beta and gamma will be equivalent to 5,000, 4,500 and 7,500 rupees respectively. However, the order considered as high priority will be manufactured by YL itself. यानी कि अब वो ये कहते हैं कि अगर तुम चाहोगे तो तुम बाहर से 5,000, 4,500 और 7,500 पर
ये चीज़ें ख़रीद सकोगे, लेकिन उस केस में तुम जो हाई प्रायोरिटी वाली चीज़ें थी वो तो तुम खुद बनाओगे। सही है। अच्छा, ये चीज़ें बिकेंगी 10,000, 9,000 और 12,500 में, ये हमें मालूम है। इसका मतलब हम ये करते हैं कि अगर मैं क्या कहते हैं बाई करता हूँ, अगर मैं चीज़ ख़रीदता हूँ, अगर मैं सामने वाले सप्लायर से चीज़ ख़रीदूँ तो मेरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगी। देखिए, अल्फ़ा का एक यूनिट 10,000 में बिकेगा, अल्फ़ा का एक यूनिट 10,000 में बिकेगा। अगर मैं बाई करता हूँ तो वो 5,000 का आएगा। ये एक वेरिएबल कॉस्ट हो गई। और दूसरी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई, सेलिंग एंड एडमिन के 250 का 30%, सेलिंग एंड एडमिन के 250 का 30%, सेलिंग एंड एडमिन के 250 का 30% लाजमी मेरा खर्चा है तो 4925। अच्छा, बीटा अगर मैं बेचूंगा तो 9,000 का बिकता है, 9,000 माइनस, अगर मैं ख़रीदूंगा सप्लायर से तो वो 4,000 और 500 रुपये का आएगा, माइनस 200 रुपये जो सेलिंग और एडमिन के है उसका 30% वेरिएबल है, वो भी मुझे पे करना होगा, 4,440। गामा की अगर बात करता हूँ तो गामा 12,000 और 500 रुपये का बिकता है। अगर मैं सप्लायर से ख़रीदूंगा तो 7,000 और 500 रुपये का सप्लायर देगा। और सेलिंग एंड एडमिन के तो लाजमी तौर पर मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे मुझे नहीं करने होंगे, लेकिन सेलिंग एंड एडमिन के यानी कि 300 का 30% ये वेरिएबल खर्चे मुझे करने होंगे। तो ये तीन वो कंट्रीब्यूशंस हैं जो मैं अचीव करूँगा अगर तो मैं सप्लायर से चीज़ ख़रीदता हूँ। आई रिपीट, अगर तो मैं सप्लायर से चीज़ें ख़रीदता हूँ। अच्छा, अगर सर मैं खुद बनाता हूँ, अगर मैं इस कंट्री एक्स में ये चीज़ें खुद बनाता हूँ तो क्या कंट्रीब्यूशन होगी, तो कंट्रीब्यूशन जो होगी वो मैंने ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट करी है। जो हमारी अपनी कंट्री में कंट्रीब्यूशन जनरेट हो रही है वही बाहर भी कंट्रीब्यूशन जनरेट होगी, उसमें तो किसी किस्म का कोई डिफरेंस अकर नहीं हो रहा। ठीक है ना, ये तो वैल्यूज़ जो है ना ये सेम वैल्यूज़ हैं, ये सारी वैल्यूज सेम है, 5925, 4940 और 6910। इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा, इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा। यानी कि अब मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि यार अगर मैं ए जो है ना वो ख़ुद बनाता हूँ तो 5925 की कंट्रीब्यूशन कमाऊँगा, और अगर मैं ए जो है वो एक सप्लायर से बनवाता हूँ तो 4925 की कंट्रीब्यूशन कमाऊँगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग खुद करता हूँ, अगर मैं खुद ये चीज़ बना लेता हूँ तो मैं कितनी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कमाऊँगा, मैं एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कमाऊँगा 5925 डिवाइडेड बाई 4925 यानी कि 1,000 की। अच्छा, अगर बीटा मैं खुद बनाता हूँ तो मैं कितनी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कमाऊँगा, अगेन इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 500। अगर मैं गामा खुद बनाता हूँ तो मैं कितनी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कमाऊँगा, तो 2,000 रुपये की एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन मैं कमाऊँगा। ये मैंने ये देख लिया कि भाई ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है बाइंग की, यानी कि अगर मैं सप्लायर से ख़रीदता हूँ तो क्या कंट्रीब्यूशन है, और फिर ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग की। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ से बाई हटाकर यहाँ पे लिख देते हैं बाइंग, और यहाँ पे लिख देते हैं मेकिंग। अगर मैं बनाऊंगा तो इतनी कंट्रीब्यूशन, खरीदूंगा तो इतनी कंट्रीब्यूशन, बनाऊंगा तो इतनी कंट्रीब्यूशन, खरीदूंगा तो इतनी कंट्रीब्यूशन, बनाऊंगा तो इतनी कंट्रीब्यूशन, खरीदूंगा तो इतनी कंट्रीब्यूशन। और इसका मैंने एक डिफरेंस ले लिया कि भाई बनाना क्यों बेहतर है और कितने रुपए से बेहतर है। दूसरी चीज़, हम अब डायरेक्ट लेबर आवर्स पे देखते हैं कि क्या ये 1 लाख हमारी लिमिटिंग फैक्टर है भी या नहीं है। देखिए, हमारे पास सवाल ये कहता है कि अगर हम कंट्री एक्स में जाएंगे तो मटेरियल का तो मसला नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ लेबर आवर्स लिमिटिंग फैक्टर होंगे और 1 लाख लेबर आवर्स अवेलेबल होंगे। अच्छा, मुझे अल्फ़ा जो है उसके टोटल 12,000 यूनिट्स बनाने थे, और हर यूनिट पर जो लेबर आवर्स लगते हैं वो कितने हैं, कहीं पे दिया हुआ लेबर आवर्स पर यूनिट कहीं तो हाँ, डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट दिए हुए 6 प्लस, अगर मैं बीटा की टोटल डिमांड की बात करूं तो 16,000 है। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट देखें सवाल में दिए हुए हैं 5। अगर मैं गामा के टोटल यूनिट्स की बात करता हूं तो 4,000 है, और एक यूनिट पे लेबर आवर्स लगते हैं 8, यानी कि 184,000 आवर्स चाहिए। और मेरे पास अवेलेबल कितने, 1 लाख घंटे। तो मैं सारी प्रोडक्शन नहीं कर सकता इस बार। क्यों नहीं कर सकता सारी प्रोडक्शन, इसलिए क्योंकि जो लेबर आवर्स हैं वो लिमिटेड है। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट क्या क्या है, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट सवाल में लिखे हुए हैं 6, 5 और 8। ठीक है। अच्छा, फिर एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर 1000 डिवाइडेड बाई 6, और इसी तरह से 500 डिवाइडेड बाई 5 और 2000 डिवाइडेड बाई 8।
ठीक है। अब मुझे बताएं कि मुझे कौन सी चीज़ जो है वो खुद मैन्युफैक्चर करनी चाहिए। रैंकिंग फॉर मैन्युफैक्चर, रैंकिंग फॉर मैन्युफैक्चर जो है, यानी कि मुझे कौन सी चीज़ मैन्युफैक्चर करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, सबसे पहले मैं गामा खुद मैन्युफैक्चर करूँगा, क्योंकि वहाँ पर अगर एक लेबर आवर इस्तेमाल होता है तो 250 रुपये की एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन जनरेट होती है। उसके बाद हमारे पास अल्फ़ा आएगा और उसके बाद हमारे पास बीटा आएगा। अच्छा, मेक और बाई डिसीजन में आप इस तरह से कंट्रीब्यूशन का कंपैरिजन भी कर सकते हो, और आप जो है वो एक्स्ट्रा कॉस्ट वाली बात पर भी जाते हो कि भाई एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग क्या है। वो मैंने कुछ सवालों में आप लोगों के साथ उस तरह से भी किए हुए हैं सवाल। तो दोनों चीज़ें जो है वो मुनासिब हैं, सही हैं, दोनों चीज़ों से आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। अब आपके पास रैंकिंग आ गई तो फाइनल आपका आसान सा काम हो गया। वो ये हो गया कि आप पहले तो आपके पास 1,00,000 आवर्स हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा देखिए, फॉर्मेटिंग आपने आईकेप के पेपर से लाजमी तौर पे देखनी है। मैं जल्दी जल्दी से सवाल सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं जो है वो 1,00,000 आवर्स जो है ना उसमें से हाई प्रायोरिटी जो ऑर्डर है वो बनाऊँगा। अब हाई प्रायोरिटी ऑर्डर कितने आवर्स लेगा? हाई प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था? 3,000, 4,000 और 1,000। 3,000 अल्फ़ा बनाने, एक अल्फ़ा जो है वो 6 घंटे लेगा। 4,000 बीटा बनाने और एक बीटा जो है वो 5 घंटे लेगा। और 1,000 जो है वो गामा बनाने और एक गामा जो है ना वो 8 घंटे लेगा। यानी कि हाई प्रायोरिटी ऑर्डर पे 46,000 आवर्स जो है वो इस्तेमाल हो जाएंगे। हाई प्रायोरिटी ऑर्डर पर 46,000 आवर्स इस्तेमाल हो जाएंगे और बच जाएंगे फिर 54,000 आवर्स। अच्छा, ये जो हाई प्रायोरिटी ऑर्डर होगा ये मुझे कितनी कंट्रीब्यूशन कमा कर देगा, ये हमने पहले भी कैलकुलेट किया था। ये मेरे ख्याल में यही आ रही थी, हाँ ये कंट्रीब्यूशन थी। या वर्किंग देख लीजिएगा, एक्सेल की शीट आप लोगों को मिल जाएगी, आप इनरोल्ड स्टूडेंट हो तो। ठीक है ना। जो हाई प्रायोरिटी ऑर्डर है उसकी ये टोटल कंट्रीब्यूशन है जो ये कंट्रीब्यूशन जनरेट कर देगा। सवाल में ये लिखा हुआ था कि हाई प्रायोरिटी ऑर्डर मैं खुद बनाऊंगा, तो कंट्रीब्यूशन भी मैं वही वाली ले रहा हूँ जो मैं खुद अर्न कर रहा हूँ। सही है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर मैं जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 54,000 आवर्स से मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करूँगा। गामा की सबसे पहली रैंकिंग है, क्योंकि गामा की सबसे पहली रैंकिंग है तो गामा की डिमांड सबसे पहले पूरी करूँगा। अच्छा, गामा जो है वो टोटल डिमांड थी 4,000 और उसमें से हाई प्रायोरिटी ऑर्डर पर 1,000 चला गया, तो इसका मतलब 3,000 फर्दर मोर गामा बनेंगे और हर गामा जो है वो 8 घंटे लेगा, तो 24,000 घंटे इस्तेमाल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये जो आप 3,000 गामा बनाओगे ये भी आप खुद बना रहे हो, तो आप मेकिंग वाली कंट्रीब्यूशन ले लोगे। आप मेक कर रहे हो ना, आप बना रहे हो, खुद प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद और क्या होगा भाई, 30,000 घंटे बच गए। अब आप सेकंड प्रायोरिटी है अल्फा। अच्छा, तो 30,000 घंटे में कितने अल्फा बन सकते हैं? 30,000 घंटे में कितने अल्फा बन सकते हैं? 30,000 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 5,000 अल्फा बन सकते हैं ना। तो आप 5,000 अल्फा और बना लोगे और हर अल्फा 6 घंटे लेगा और ये आपके लेबर आवर्स जो है वो हो जाएंगे ख़त्म। तो ये जो आप एक्स्ट्रा अब 5,000 अल्फ़ा बनाओगे, ये अल्फ़ा भी आप खुद बना रहे हो, तो क्योंकि ये अल्फ़ा आप खुद बना रहे हो तो इसकी कंट्रीब्यूशन जो होगी वो मेकिंग वाली होगी, क्योंकि आप खुद बना रहे हो। सही हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ, अब ये जो आप बना कर कंट्रीब्यूशन जनरेट कर सकते थे ना, बना कर कंट्रीब्यूशन जनरेट कर सकते थे, वो सारी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आ गई। अब आपकी अभी भी डिमांड पूरी नहीं हुई है। गामा तो पूरा हो गया, 1,000 यूनिट गामा के इधर शामिल है स्पेशल ऑर्डर वाले और 3,000 यूनिट्स इधर शामिल है। अल्फ़ा का क्या हुआ, अल्फ़ा के टोटल कितने यूनिट्स बनाने थे? अल्फ़ा के टोटल 12,000 यूनिट्स बनाने थे। एग्रीड, अल्फ़ा के टोटल 12,000 यूनिट्स बनाने थे। 12,000 यूनिट्स में से 3,000 यूनिट्स हाई प्रायोरिटी के थे, तो वो 3,000 यूनिट्स यहाँ पर शामिल हुए हैं और 5,000 यूनिट्स के आर्स बचे हुए थे वो यहाँ पर हैं। तो अभी भी 3 और 5 8 हो जाते हैं, यानी कि अभी भी 4,000 ऐसे अल्फ़ा हैं जो मैं बाहर से 4,000 ऐसे अल्फ़ा हैं जो मैं बाहर से बनवा कर बेचूँगा, और बाहर से बनवा कर बेचूँगा तो मुझे हर अल्फ़ा पर 4,925 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है। और बीटा की तो बारी ही नहीं आई, उसकी रैंकिंग थर्ड थी। बीटा का स्पेशल ऑर्डर तो फुलफ़िल कर दिया था, लेकिन उसके बाद नंबर ऑफ आवर्स थे ही नहीं। अच्छा, 16,000 टोटल बीटा है और स्पेशल ऑर्डर में कितने थे? 4,000। तो 16,000 टोटल बीटा है और स्पेशल ऑर्डर में अगर 4,000 है तो इसका मतलब 12,000 बीटा ऐसे हैं जो मुझे बाहर से बनवा कर बेचने पड़ेंगे, जो मुझे 4,440 रुपये की कंट्रीब्यूशन कमा कर देंगे, जो कि 53.28 मिलियन होता है।
तो इसका मतलब भाई ये टोटल कंट्रीब्यूशन इन सब को ऐड करते हैं 167,780 की टोटल कंट्रीब्यूशन आती है। ठीक है, तो अब आप देखें कि अगर आप कंट्री एक्स जाते हो, अगर आप कंट्री एक्स जाते हो तो आपका रिजल्ट है 167.78 मिलियन की कंट्रीब्यूशन। और अगर आप खुद अपनी ही कंट्री में रहते हो, जो भी जहाँ पर भी आपके ऑपरेशंस अभी चल रहे हैं, तो 172,252। तो आपका डिसीजन क्या होना चाहिए? आपका डिसीजन होना चाहिए कि आप अपनी ही कंट्री में रहोगे या जहाँ पर अभी प्रोडक्शन कर रहे हो वहीं पर करोगे, क्योंकि वहाँ की टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो ये एक बड़ा अच्छा सवाल था। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। आगे है डिस्कस दी नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स दैट मैनेजमेंट वुड नीड टू कंसिडर बिफोर डिसाइडिंग टू सब कॉन्ट्रैक्ट दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स पार्ट्स। 4 मार्क्स। यानी कि जब आप जो है वो किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो कि यार मेरे बिहाफ पर तुम काम कर लो, तो तुम्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? सबसे पहला ख्याल आपने क्वालिटी का रखना होता है कि जिससे मैं चीज़ें मैन्युफैक्चर करवा रहा हूँ क्या वो उन चीज़ों की क्वालिटी को मेंटेन रखेगा या नहीं। क्योंकि अगर वो क्वालिटी को मेंटेन नहीं रखेगा और मुझे सप्लाई कर रहा होगा, मैं आगे बेच रहा हूँ, तो नाम जो है वो मेरा ही ख़राब होगा। ये पहली चीज़ है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो आप कंसिडर करोगे डिपेंडेबिलिटी। डिपेंडेंट आप कितना हो रहे हो उस पर। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी कंपनी का मेन प्रोडक्ट है और उसके लिए आप अगर सप्लायर पे डिपेंड हो जाते हो और वो रिलायबल सप्लायर नहीं है, टाइम पर डिलीवरी नहीं करता है, लेट डिलीवरी करता है, तो आपका पूरा बिजनेस स्टेक पर आ जाएगा। क्योंकि अगर उसने चीज़ें टाइम पर डिलीवर नहीं करी तो आप अपने कमिटमेंट्स फुलफिल नहीं कर सकते हो। ठीक है। तीसरा डिसीजन या तीसरी बात क्या हो सकती है? तीसरी बात ये हो सकती है कि अगर आप किसी एक्सपर्ट से प्रोडक्ट बना रहे हो, किसी एक्सपर्ट से प्रोडक्ट बनवा रहे हो, या आप नॉन फाइनेंशियल फैक्टर में ये कंसिडर कर सकते हो कि भाई ठीक है मैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग तो करवा रहा हूँ, लेकिन सब कॉन्ट्रैक्टिंग मैं किसी एक एक्सपर्ट से करवा रहा हूँ जो उस फील्ड का एक माहिर तरीन इंसान समझा जाता है और मशहूर व तरीन है। कि भाई लोग जो है वो, अगर आप बताओगे कि भाई मैं उससे ख़रीद कर बेच रहा हूँ, तो आपसे लोग जो है वो ज़्यादा चीज़ें ख़रीदेंगे। किसी एक्सपर्ट से बनवा रहा हूँ या नहीं, ये चीज़ भी मुझे कंसिडर करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर मैं परमानेंटली किसी सप्लायर को अपने सर्विसेज के लिए हायर कर लेता हूँ तो मुझे अपने स्टाफ को रिडेंडेंट तो नहीं करना पड़ेगा, या इस तरह की कोई बात। ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं जो आपने कंसिडर करनी होगी, और ये भी एक डिसीजन मेकिंग का बड़ा ही बेहतरीन सवाल जो आप काइंडली देखकर और सॉल्व करें।